कब हिंदुओं को सरेआम सर काटने की धमकी दी जाती है, हिंदू आस्थाओं का अपमान करते हैं, सरतन से जुदा का गैंग सक्रिय हो जाता है। लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग करते हैं। नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। एक बार फिर आपके बीच उस मुद्दे को लेकर उपस्थित हूं जिसके बारे में, जिसकी चर्चा हम आज से नहीं, आज से दशकों पहले से कर रहे हैं। सुदर्शन न्यूज लगातार आगाह करता रह रहा है कि वक्त जनसंख्या नियंत्रण कानून का आ चुका है, क्योंकि भारत में, हिंदुस्तान में हिंदुओं की आबादी घट रही है और मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है। प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी इसे लेकर लगातार अभियान चला रहे हैं। 70 दिनों की महत्वपूर्ण यात्रा की जा चुकी है, लेकिन कहते हैं ना, चर्चा होती है लेकिन फिर चर्चा ठंडे बस्ते में चली जाती है। लेकिन आज ये चर्चा फिर से सरगर्म हो उठी है, क्योंकि चुनावी माहौल में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की तरफ से एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसने हमारी बात पर मुहर लगा दी है। रिपोर्ट ये कह रही है कि 65 सालों में, ध्यान से सुनिएगा, 65 सालों में हिंदुस्तान में हिंदुओं की आबादी घटी लेकिन मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। जो लोग ये कह रहे हैं कि इस देश में मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार होना चाहिए, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि जो देश हिंदुस्तान है, अगर उसे इस्लामिक देश बनाने का षड्यंत्र चल रहा हो तो फिर इस देश में जनसंख्या एक चुनावी एजेंडा क्यों नहीं होना चाहिए। आज इसी पर करेंगे हम खुलकर बहस। कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ेंगे आज के खास अतिथि, कराऊंगे उनसे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले आज की वो टीजर रिपोर्ट जो बताती है कि आखिर हिंदुस्तान में 65 सालों में हिंदू घटा, मुसलमान बढ़ा। पूरी दुनिया में लगातार बढ़ रही मुस्लिम आबादी और संपूर्ण विश्व में चलाए जाने वाले हिंदू विरोधी एजेंडे के बीच प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सर्वे में हिंदुस्तान और हिंदुओं के लिए एक बड़ी ही डरावनी रिपोर्ट सामने आई है, जिसके अनुसार भारत में 1950 से लेकर 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी 7.82% घटी है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि म्यांमार में भी हिंदुओं की आबादी 10% तक कम हुई है। वहीं दूसरी ओर ईसाइयों और मुसलमानों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। भारत में जो मुस्लिम आबादी 1950 में 9.84% थी, वो 2015 तक बढ़कर 14.09 हो गई थी। रिपोर्ट की माने तो भारतीय उपमहाद्वीप में मालदीव को छोड़कर लगभग सभी मुस्लिम बहुसंख्यक देशों में मुसलमानों की हिस्सेदारी बढ़ी है, जिसने अब भारत में रहने वाले उस बुद्धिजीवी वर्ग को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है, जो भारत में मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या को मजाक समझते थे। इकोनॉमिक टाइम्स की सर्वे की माने तो 167 देशों में पिछले 6 दशकों में ईसाइयों की संख्या 2.24 से बढ़कर 2.36% हो गई। सिख जनसंख्या की हिस्सेदारी 1.24 से बढ़कर 1.85 हो गई, जबकि बौद्ध आबादी में 0.05 से 0.81% की उल्लेखनीय वृद्धि दर देखी गई है। लेकिन भारत में जैन समुदाय की हिस्सेदारी 65 साल में 0.45% से घटकर 0.36% और पारसी आबादी 0.03% से घटकर 0.004% हो गई है। वहीं दक्षिण एशिया में देखें तो भारत में म्यांमार के बाद बहुसंख्यक आबादी में सबसे बड़ी गिरावट 7.82% देखी गई। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सर्वे में हुए उस खुलासे से ये साबित होता है कि दुनिया के ज्यादातर देशों के साथ साथ भारत में मुसलमानों की जनसंख्या विस्फोट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसे रोकने का एकमात्र हथियार है जनसंख्या नियंत्रण कानून। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
तो इस रिपोर्ट ने सियासी भूचाल ला दिया है। इस पर सियासत तेज हो रही है, लेकिन इन सब के बीच सवाल एक ही है कि जो लोग इस पर, इसकी प्रामाणिकता या टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं, वो शायद इस मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं, लेकिन जरूरत आज इस मुद्दे को सामाजिक चश्मे से देखने की है। जनसंख्या एक चुनावी एजेंडा क्यों नहीं है, इस पर हम चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले इस मुद्दे पर किस तरह से बयानों के तीर चलते रहे, आइए जरा जल्दी से देख लेते हैं। संतुलन बिगाड़ने का अगर कोई दोषी है तो कांग्रेस पार्टी। जनसंख्या नियंत्रण की कोई नीति नहीं लाए, एक तरफ तेजी से बढ़ती रही, दूसरी तरफ हिंदुओं की संख्या घटती रही। कहाँ से आया ये सवाल, कहाँ से आया आपके पास? हाँ? ऑफिस की तरफ से ना। ऑफिस को बोलो प्रियंका जी पूछ रही है किसने भेजा उन्हें। कब हिंदुओं को सरेआम सर काटने की धमकी दी जाती है, उनके नेताओं में आक्रामकता इतनी बढ़ रही है, हिंदू आस्थाओं का अपमान करते हैं और कोई भी एक हिंदू उनके लिए अप्रिय बात कह दे, सरतन से जुदा का गैंग सक्रिय हो जाता है। आबादी बढ़ रही है और तुर्रा ये कि वो पिछड़े हैं। अरे 1200 सालों से देश पर राज कर रहे हैं। पहले आक्रामक के रूप में किया, फिर अंग्रेजों के साथ मिलकर किया, फिर कांग्रेस के साथ मिलकर तुम्हारी ही तो चली है। अर्थनीति, विदेश नीति, राजनीति, सब पर तुम हावी थे और पिछड़े होने के कारण से आरक्षण भी चाहिए। ये पिछड़ापन यदि कहीं है तो उसके कारण केवल तुम हो, तुम्हारी बढ़ती आबादी है। आज देश के लिए यह स्थिति विस्फोटक हो गई है। तो मोदी जी को बोलिए बढ़ाने के लिए, घट रहा है तो मोदी जी को बोलिए बढ़ाने के लिए, और जो लोग बोल रहा है घट रहा है उनको बोलिए बढ़ाने के लिए। हम उसमें क्या कर सकते हैं? हमको, हम दो हैं, हमारे दो होना चाहिए, हम ऐसा मानते हैं। अब बाकी जिनको बढ़ाना है उनको थोड़े कोई रोका है। अभी उनके में अगर लिखा है कि भाई हिंदू एक्ट में भाई एक शादी ही होगा, दूसरा शादी नहीं हो सकता जब तक डिवोर्स नहीं होगा। ये भारत सरकार है, प्रधानमंत्री हैं, उनको इस सब चीज पे अगर कंट्रोल बढ़ाना है तो इस पे मोदी जी या भारत सरकार सोचे क्या करना है। इस पे विपक्ष से क्यों सवाल कर रहा है, जनता के बीच में क्यों बात कर रहे हैं? कि आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है। उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टीकरण रोल रहा आजादी के बाद से। आप देखिएगा जो सेंसस हो रहा था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी, भाजपा के लोगों का यही एजेंडा है। 10 साल तक इन्होंने लोगों को ठगा है और फिर ठगना चाहते हैं। तो चुनावी एजेंडा कहा जा रहा है, लेकिन सवाल यह है, भ्रम फैलाने की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि जिस पर आप भ्रम की बात कर रहे हैं वो सच्चाई आज पहली बार सामने नहीं आई है। इसके पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स इस बात की तस्दीक कर चुकी हैं, इसके संकेत दे चुके हैं कि सीधे आने वाले समय में साल 2050 तक का जिक्र किया गया था कि भारत में मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा होगी। रिपोर्ट सामने आई है, चुनावी चहलकदमी बढ़ गई है, लेकिन इन सब के बीच सवाल वही है कि यह मुद्दा चुनावी क्यों नहीं हो सकता, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बात क्यों नहीं होती है। आइए इसी पर चर्चा खोलते हैं। हमारे साथ आज के पैनल में जो खास अतिथि हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ सूर्य प्रकाश मैथिल जी हैं, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त बीएचपी के प्रवक्ता अमितोष पारिक साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ पहली बार हमारे साथ इस शो में जुड़ रहे हैं जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं अहमद अयाज साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में हमारे साथ कांग्रेस के भी अतिथि जुड़ेंगे। मैं आप सभी के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करूंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे, कहीं जाइएगा मत। मुद्दा राजनीति से बढ़कर है, मुद्दा सामाजिक है, मुद्दा हमारे और आपके देश का है। इस छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। तो 65 सालों में हिंदू आबादी घट गई है, मुस्लिम आबादी बढ़ी है। ये आर्थिक
सलाहकार परिषद की रिपोर्ट है जो सामने आई है। लेकिन सवाल पूछा जा रहा है कि चुनावी माहौल में इस रिपोर्ट का क्या काम था? क्या यह भ्रम फैलाने के लिए किया गया, या फिर दूसरी तरफ इस मुद्दे पर विपक्ष क्यों नहीं अपनी प्रतिक्रिया देना चाहता? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सूर्य प्रकाश जी, आपके पास ही आ रही हूँ। बहुत महत्वपूर्ण ये रिपोर्ट सामने आई है। ये पहली बार नहीं है जब हम ऐसी रिपोर्ट को देख रहे हैं। हम इसके पहले, सुदर्शन न्यूज इसके पहले ही दशकों से इस बात को सामने रख रहा है कि देश में हिंदू आबादी घटती जा रही है। और अब तो आप भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा हुआ है, कोर्ट की दहलीज तक है कि 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया, और उसके पीछे बड़े कारण हैं। आज इस रिपोर्ट के बाद आने के बाद ये कहा जा रहा है कि ये कोई मुद्दा नहीं है। जनसंख्या क्या कोई मुद्दा नहीं है? धन्यवाद नामनी जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ सुरेश चौहान जी को, जिन्होंने कि लगातार दशकों से संघर्ष किया है इस मुद्दे पे। और मैं हमेशा से इस चीज़ को देखता हुआ आया कि लगातार सुदर्शन न्यूज़ ने इसके जनसंख्या जिहाद के विरोध में लगातार मुहिम चलाई, और आज देश की आर्थिक परिषद ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि इस देश के अंदर मुसलमानों की आबादी जो है वो आशातीत रूप से वृद्धि हुई है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। पश्चिम बंगाल का अगर हम विषय ले लें, जो कि बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, इस जो डेमोग्राफिकल चेंज में सबसे बड़ा जो मैं ये कहूँ कि कारण जो है ना वो घुसपैठ है। क्योंकि 2012-13 के अंदर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल जी ने संसद में खड़े होकर, उसमें मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, और एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि इस देश में 2 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेशी रोहिंग्या अवैध घुसपैठिए हैं। तब सरकार ने माना था, कांग्रेस की सरकार ने। और उसके अलावा आप देखिए ना, बंगाल के अंदर यदि मैं कुछ डिस्ट्रिक्ट के नाम लूँ, उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, ये वो ज़िले हैं जहाँ पर की आबादी मुसलमानों की 50% से ज़्यादा क्रॉस कर चुकी है। और उसके अलावा हुगली, वर्धमान और वीरभूमि में ये आबादी इस समय 40 के आसपास में है, और ये धीरे धीरे अगली सेंसर तक शायद 60% तक पहुंच जाएगी। उसका मेजर कारण जो है वो है डेमोग्राफिकल चेंज, घुसपैठ आशातीत रूप से। वहाँ की सरकार बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को झूठे पासपोर्ट बनवाती है, झूठे आधार कार्ड बनवाती है, राशन कार्ड बनवाती है, सरकारी सुविधाएं देती है, उनको सरकारी जमाई बनाकर वहां पर शरण देती है और अपना वोट बैंक के रूप में प्रयोग करती है। एक और आप उदाहरण देखिए, बिहार का सीमांचल, आप देखिएगा कि डेमोग्राफिकल चेंजिंग हो रही है। वहां पर अवैध मदरसे एक एक करके कुकुरमुत्ते की तरह हो गया है, मस्जिदें बन गई, वहां पर न जाने कहां से मुस्लिम पॉपुलेशन इतनी एकदम से बढ़ गई। उत्तराखंड आप देख लीजिए, हरिद्वार से जाने से रास्ते में आप देखिएगा नया कश्मीर बनने की तरफ वो अग्रसर है। आप झारखंड देखिए, छत्तीसगढ़ देखिए, वहां डेमोग्राफिकल चेंज हुआ है। और जहां जहां हुआ है वहां पर हिंदू आबादी पलायन कर गई है। वहां पर ये मैं कहूं कि स्कूलों के अंदर छुट्टी का भी दिन पलट गया है। इस चीज को इंगित पहले भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया, विश्व हिंदू परिषद ने किया, और हम भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और आज सरकारी आंकड़ों में भी आ गया है। ठीक है, सरकारी आंकड़ों में स्पष्ट हो गया है। चंद्रमोहन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। चंद्रमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं सीधे आपके पास आ रही हूं, क्योंकि इस रिपोर्ट के आने की बात से ही ये कहा जा रहा है कि ये कोई मुद्दा नहीं है। प्रियंका गांधी जी को अभी हम लोग सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जरा पूछ के आइए किसने कहा ये प्रश्न पूछने के लिए। प्रश्न इस बात का नहीं है कि किसने कहा प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न इस बात पर है कि जब जनसंख्या की बात आती है, जब बढ़ी हुई मुस्लिम आबादी की बात आती है, तो इस पर से विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस जैसी पार्टियां जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी मानती है, कहती है, वो इस मुद्दे पर बात क्यों नहीं करना चाहती है? क्या जनसंख्या, बढ़ती हुई मुसलमानों की आबादी ये चुनावी एजेंडा नहीं है? चंद्रमोहन जी, बिल्कुल इस पे बात होनी चाहिए थी नामनी। बात कब होनी चाहिए थी? जब इलेक्शन से पहले, ठीक टाइमिंग के ऊपर। जब इलेक्शन आ गए, 3 चरण के चुनाव हो गए, मां मुसलमान आ गया, मछली आ गया, मटन आ गया और मंगलसूत्र आ गया। अब अगले चुनाव से आने से पहले घुसपैठी आ गया, और घूमते घूमते अडानी अंबानी भी आ गया। क्योंकि अडानी अंबानी, राहुल गांधी जी कह रहे थे, अब देश के प्रधानमंत्री ने मोहर लगा दी इस बात पे कि जो राहुल गांधी जी कह रहे थे वो बिल्कुल सत्यार्थ था, और वो चीज प्रमाणित हो गई। अब ठीक विषय पे आ गया है। विषय क्या है कि टाइमिंग ऐसी क्यों चुन लेते हैं भाजपा वाले? जब उनको देश के मुद्दों की बात करनी होती है, उनके पास से मुद्दे हाथ से चले जाते हैं, और वो जी के अंदर ऐसा कौन सा मुद्दा है? और अगर घुसपैठी और मुसलमान बढ़े तो 10 साल से पहले और 10 साल के बीच में जो पड़े, उसका
उसके लिए सरकार सोई क्यों हुई थी? क्या इंतजार कर रही थी 24 में? अगर देश की जनता का मुख सरकार को बदलने का होगा तो हम दोबारा इस मुद्दे को ले आएंगे, क्योंकि देश की जनता आज मुद्दों पे बात करना चाहती है, धर्म और वजह पे नहीं करना चाहती। चंद्रमोहन जी, मैं आप इस बात का जवाब देने के लिए यहाँ पर सूर्य प्रकाश जी हैं, वो इसका जवाब देंगे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि मुद्दा आज का नहीं है। पहले भी इस मसले पर सुदर्शन न्यूज ने ही ये अभियान चलाया था और मुझे याद है कि उस वक्त भी कांग्रेस की बड़ी प्रतिक्रिया सिर्फ यही आती थी, ये बेवजह है। बेवजह कुछ भी नहीं है। अगर इस देश में बहुसंख्यक अल्पसंख्यक होता जाए, अगर इस देश में हिंदू 9 राज्यों में अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आ जाए, अगर इस देश में हिंदू मंदिरों पर प्रहार होने लगे, हिंदू युवतियां टारगेट पर आने लगे, तो ये मुद्दा क्यों नहीं है? ये बात आज आप लोग टाइमिंग को लेकर कर रहे हैं, करिए, भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब देगी। लेकिन जब कभी भी ये मुद्दा आता है, इस पर ऐसी नीरस प्रतिक्रिया क्यों आती है? क्यों नहीं चाहती कांग्रेस इस पर की चर्चा होनी चाहिए? क्यों नहीं आप लोगों ने अभी तक मुस्लिम आबादी को लेकर या घटती हुई हिंदू आबादी को लेकर कोई स्टेटमेंट दिया? देखिए, स्पष्टता से अगर सरकार इस पे चर्चा करेगी और बात करेगी तो उसका जवाब भी मिलेगा। लेकिन अब सरकार ने 10 साल तक तो सत्ता के मजे ले लिए। अब 10 साल के ऊपर जब 3 चरण का चुनाव हो गया तो चौथे चरण में एक रिपोर्ट लेके आ गए, और रिपोर्ट भी पीएमओ की कई रिपोर्टों के ऊपर हर बार पेशेंट खड़ा हुआ, प्रस्तावनी खड़ी करी गई। उस रिपोर्ट पे अगर था तो सरकार के जो सर, इस बात पर भी ऐसा लग रहा है आप रिपोर्ट पर सवाल खड़ा करिए, आप रिपोर्ट की प्रामाणिकता, आपकी टाइमिंग पर सवाल खड़ा करिए, लेकिन अब भी मैंने कहा कि रिपोर्ट में जो कहा गया है वो 100% सच है, क्योंकि इसके पहले भी जो कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट आई है, अंतर्राष्ट्रीय सर्वे हुए हैं, जिसमें इस बात की तरफ संकेत मिले हैं कि 2050 तक इस देश को इस्लामिक देश बना देना है। लेकिन आपका जो प्रश्न है प्रामाणिकता और टाइम पर, जल्दी से सूर्य प्रकाश जी जवाब दे दीजिए, काउंटर आंसर, तो मैं बाकी के 2 मेहमानों के पास जाऊं। नेता और प्रवक्ता हैं वो कितनी मासूमियत से प्रश्न पूछ रहे हैं कि आखिर ये रिपोर्ट इसी टाइम क्यों आई? अरे भैया, एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, उनके पास जब पूरे आंकड़े सत्यापित हो गए उन्होंने उनको रिलीज कर दिया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी तो गठबंधन की सरकार थी ना जेडीयू के साथ में, जब बिहार के अंदर, तब आप लोगों ने क्यों नहीं वहां प्रेशराइज किया कि वहां पर 26 पॉइंट्स थे जनसंख्या, जो जातिगत आधार पर जनगणना कराई गई थी, उसके अंदर एक ही आंकड़ा वहां पर रिलीज हुआ था, बाकी 25 आंकड़े आप खा गए, या सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी के ननिहाल इटली भेज दिए। दूसरी चीज, ये कांग्रेस की एक मानसिकता है। आप देखिए लावणी, ये चिल्ला चिल्ला कर मंच से खड़े होकर बोलते हैं, प्रधानमंत्री पद के ऊपर जो व्यक्ति बैठा है वो बोलता है कि भैया इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, उसमें भी मुसलमानों का है। इनके राहुल गांधी जी कहते हैं मुस्लिम लीग सेकुलर है। इनके यहां पर हमेशा मुस्लिम अपीजमेंट की बात की जाती है, चाहे वो हज हाउस की बात की जाती है, कब्रिस्तान की बात की जाती है, लेकिन कभी भी हिंदुओं के अधिकारों के विषय में कभी भी बात नहीं होती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे जरा बताइए, केरल के अंदर हिंदू अल्पसंख्यक हो गया, आपने क्या किया? उसके अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश का पूरा जो सीमावर्ती एरिया, डेमोग्राफिकल चेंज हुआ वहां पर, आपने वहां पर कुछ प्रश्न का उत्तर दिया क्या? नहीं दिया। लेकिन आज इस रिपोर्ट के ऊपर ये छातियां पीट रहे हैं, इनको लगता है ये बेकार का विषय है। हाँ भैया, जब आप लोगों की मानसिकता ही मुस्लिम तुष्टीकरण की होगी, आप एक एजेंडे के तहत देश के बहुसंख्यकों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रखना चाहते हैं, तो आपके लिए तो ये बेकार का ही मुद्दा होगा। ठीक है, मुद्दा महत्वपूर्ण है। मैं अहमद अयाज साहब और अमितोष पारिक जी के पास अब चलना चाहती हूँ। अहमद अयाज साहब, पहले आपके पास आ रही हूँ। रिपोर्ट सामने आई है, इस रिपोर्ट पे सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, आप किस तरह से इसका आकलन करेंगे? देखिए, हिंदुस्तान में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का सवाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में हर एक इंसान को, हर एक शहरी को बराबर हुकूक दिए जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, और हर एक को आज़ादी है कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी को गुजारे और अपने मज़हब के हिसाब चले। ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल रियायतें हैं हिंदुस्तान में हर एक इंसान को, जो भी रहता हो, जो भी यहाँ का बाशिंदा हो। इसके ऊपर ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का मुद्दा बनाना, ये डेफिनेटली किसी एजेंडे के तहत कोई बात कर सकता है,
नहीं तो इसको हकीकत से कोई दूर का भी वास्ता नहीं है। नहीं, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की सर क्यों नहीं बात होनी चाहिए? आपने कहा कि इस पर एजेंडा बनाया जा सकता है, वो पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी एक लिमिटेशंस होंगी, वो उस दायरे में बनाते हैं। लेकिन अगर हम सोशल प्रोस्पेक्ट से देखें, हम सामाजिक लिहाज से देखें, अपने हिंदुस्तान के आधार के लिहाज से देखें, तो क्यों नहीं इसको एक मुद्दा बनाया जाना चाहिए? क्यों नहीं जनसंख्या चुनावी मुद्दा नहीं हो सकती? नहीं, ये देखिए यहाँ का जो सोच जो बन रहा है ना, या सोच किसी का है, वो ये है कि मुसलमान मेजॉरिटी में ना हो। ये एक बुनियादी चीज है जो हर एक के जहन में आता है। अगर 3-3, 4-4 बच्चे पैदा करने के बाद भी अगर मुसलमान माइनॉरिटी में रहता है तो शायद किसी को कोई परेशानी नहीं है। यहाँ परेशानी ये है कि अगर मुसलमान 3-3, 4-4, 5-5 बच्चे जो भी इसमें कोई रोक ना लगाई जाए, आबादी बढ़ेगी, तो वो एक इश्यू है कि मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़नी चाहिए। ये एक सोच है, और जब ये सोच है हिंदुस्तान जैसे मुल्क में, तो ये सोच गलत है, क्योंकि हिंदुस्तान में हर एक शहरी को माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के हिसाब से नहीं, हर एक को एक शहरी हुकूक है, चाहे वो माइनॉरिटी में है या मेजॉरिटी में है। लेकिन योजनाएं तो आपको चाहिए होती हैं अल्पसंख्यकों के नाम पर। सवाल ये है कि जब योजनाओं की बात आती है तो वही जो मेजॉरिटी बनती जा रही है, वो माइनॉरिटी जो मेजॉरिटी में जा रही है, उसको योजनाएं तो चाहिए, लेकिन जब बात नियंत्रण की आती है तो वो नियंत्रण नहीं चाहिए। तो वहां पे भी तो सीमा तय होनी चाहिए ना। योजनाएं फिर क्यों चाहिए? फिर अल्पसंख्यक का तमगा मुसलमानों के आगे से हटा दिया जाना चाहिए। अगर 20 करोड़ की आबादी बढ़ रही है, उस लिहाज से 43% के हिसाब से बढ़ रही है, तो फिर क्यों अल्पसंख्यक, क्यों माइनॉरिटी? जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए सर। अहमद साहब, मसला वही है ना। मान लीजिए अगर ये भी हाइपोथेटिकली सोचा जाए, कल को मुसलमान भी मेजॉरिटी में आ जाए, तो फिर सोच चेंज क्या बन जाता है? चेंज क्या आ जाती है? कोई चेंज नहीं आती इस वक्त। अगर आप जैसे माइनॉरिटी की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कुछ कंसेशंस है माइनॉरिटीज में, सर यही तो बात हो रही है ना कि जब मेजॉरिटी हो रही है तो फिर कंसेशन किस बात का? अल्पसंख्यक तो उस लिहाज से देखा जाएगा ना कि उस तक अगर कोई योजना नहीं पहुंच रही है, उसे परेशानी हो रही है, उसकी आबादी कम है। जैन और पारसियों के लिए समझ में आता है, लेकिन मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक फिर कहीं से समझ में नहीं आता। एक ब्रेक लेना पड़ेगा। अमितोष जी आपके पास आना चाह रही थी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लूंगी, उसके बाद आपके पास आऊंगी। मुद्दा बहुत बड़ा है, चुनावी दृष्टिकोण से नहीं, इसे सामाजिक दृष्टिकोण से समझने की जरूरत है। इस ब्रेक के बाद मिलते हैं। रिपोर्ट और चुनावी विस्फोट। सीधे अमितोष जी आपके पास आते हुए, आपने ब्रेक से पहले तीनों ही अतिथियों के मन की बातें को सुन लिया है। अब महत्वपूर्ण यह है कि जिस रिपोर्ट को चुनावी एजेंडा बताया जा रहा है, क्या वो भारत का सच नहीं है? लावनी जी, सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं मैं कि जो अहमद अयाज जी यहाँ पे राजनीतिक विशेषज्ञ बन के बैठे, मैं आशा कर रहा था कि ये राजनीतिक विश्लेषक की भांति ही बात करें, अपितु इन्होंने इस्लामिक स्कॉलर के पक्ष लेते हुए वैसे ही बात करी। नेता कांग्रेस जो यहाँ बैठे हुए, इन्होंने ये बताया कि धर्म के अलावा बात होनी चाहिए, मुद्दों पे बात होनी चाहिए। मैं उस पर भी क्लियर करूंगा, क्योंकि धर्म इनकी डिक्शनरी में है ही नहीं, और जब धर्म ही नहीं है तो राष्ट्र भी इनकी डिक्शनरी में है नहीं, और जब राष्ट्र ही नहीं है तो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में, इस्लामिक स्टेट्स के अंदर में, मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिसी में कांग्रेस हमेशा प्रथम रही है। तो उस समय बात करेंगे तो इस पे कुछ नहीं जवाब देंगे। अब आप देखिए कि हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स और राष्ट्रीय राजनीतिक विशेषज्ञ ने कहा कि क्या हो जाएगा अगर मेजॉरिटी में मुसलमान हो जाएगा। तो देखिए 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट लाके मुसलमानों को माइनॉरिटी में रखने वाली कांग्रेस सरकार थी, और बराबर किसी को कुछ नहीं मिल रहा है लावनी जी। ना हिंदू और मुसलमान में कोई बराबरी नहीं है। कैसे नहीं है? वक्फ एक्ट मुसलमानों को अतिक्रमित प्रॉपर्टी को कब्जा करने के लिए बना दिया। क्या हिंदू कब्जा कर सकता है किसी की प्रॉपर्टी? नहीं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया मुसलमानों के लिए, जो मंदिर तोड़ के मस्जिद बना गई, क्या हिंदू क्लेम कर सकता है? कितनी दिक्कतें आ रही है? नहीं। तीसरी बात, आपके आर्टिकल 25, 26, 28, 29, 30, 25, 26 को हटा के अगर मैं 28, 29, 30 की बात करूं तो कितने गुरुकुल है आज भारत में? लेकिन आपको मदरसे दिख जाएंगे। एजुकेशनल राइट्स माइनॉरिटीज को दे दिए। किसके लिए है ये? तो माइनॉरिटीज को जितना मिल रहा है उतना मेजॉरिटी के बात करके हिंदुओं को भ्रमित करा गया है, और जितना अपीसमेंट मुस्लिम वोट बैंक के लिए क्या है उतना हो रहा है। आप ये बात देखिए, क्या भारत के अंदर में एक और सवाल, जिनने कहा था मेजॉरिटी में क्या हो जाएगा, बांग्लादेश का एग्जाम्पल हम उठा लेते हैं। जब बांग्लादेश आजाद हुआ था और बनाया गया था, उस समय हिंदू मेजॉरिटी थी, और उसके साथ हिंदू मेजॉरिटी कितनी थी? 22%, और मुस्लिम मेजॉरिटी कितनी थी? 78%। 6 साल बाद माने 1977 में बांग्लादेश में हिंदू हो गए 6%, मुसलमान हो गए 93%।
और एक रिजोल्यूशन ला दिया गया वहां पर, उस रिजोल्यूशन में सेक्युलर कंट्री से हटा के उसका प्रियम्बल बदल दिया और इस्लामिक कंट्री कर दिया। एग्जैक्टली। कब हुआ? जब मेजोरिटी में मुसलमान आए। अगर बांग्लादेश से बात करेंगे तो आपको पता है वहां पर हर दिन 500 से अधिक हिंदू वहां पे फ्ली करते हैं, दूसरे देश में आते हैं, जो भारत में अपने देखते हैं। और एनुअली अगर बात करें तो 2000 से ज्यादा हिंदू वहां से फ्ली होते हैं। एक भी इस्लामिक कंट्री मुस्लिम मेजोरिटी में है जिसका सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन हो, एक का भी नहीं है। तो धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले वहां पर नहीं रहते, वहां एक ही बात होती है, इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान देख लीजिए। तो अहमद साहब बताइए, आपने कहा ना कि मेजोरिटी अगर हो जाएगी तो क्या होगा। मैं आऊंगी आप दोनों के पास, आऊंगी चंद्रमोहन जी और सूर्यप्रकाश जी आप दोनों के पास होंगी, लेकिन अहमद साहब अभी आप जो कह रहे थे आप काउंटर आंसर दीजिए जल्दी से। अभी तक जो मुस्लिम आबादी है हिंदुस्तान में वो माइनॉरिटी में है। ऑफकोर्स सेकंड लार्जेस्ट है आबादी के लिहाज से, लेकिन माइनॉरिटी में है। इसीलिए मैं, जैसे आपने स्कूलों की बात करी, मदरसों की बात करी, ऑफ कोर्स उनको डेवलप करने के लिए हो सकता है हुकूमती लेवल पर कोई हेल्प किया भी जाता हो सकता है। आई डोंट नो, लेटेस्ट अभी विड्रा हुआ है नहीं हुआ, दे रहे हैं तो। लेकिन आपको दो चीज के अंदर फैसला करना पड़े, ये कि अगर मुस्लिम माइनॉरिटी में रहता है तो देन श्योरली एज ए माइनॉरिटी और एनी अदर फॉर दैट पर्पस, मुसलमान की बात नहीं करेंगे, कोई भी तबका अगर माइनॉरिटी में है, जैसे ओबीसी है, बाकी कैटेगरीज है, उनको कुछ कंसेशन मिलते हैं तो हमको उस पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मुसलमानों की आपने कहा बात नहीं करेंगे, नहीं मुसलमानों की बात क्यों नहीं करेंगे, हम पर्टिकुलरली मुसलमान की बात क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 43% के दर से इजाफा हुआ है, तो बात तो फिर मुसलमानों की ही की जाएगी ना सर। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। अभी एक इशू ये है कि मुसलमान माइनॉरिटी में है और उसको कुछ रियायतें मिलती है, वो भी एक इशू है। और यहाँ जो दूसरा इशू ये है कि अगर मुसलमान मेजॉरिटी में, अब मुसलमान मेजॉरिटी में नहीं होना चाहिए। देखिए ये कंट्राडिक्शन है, आप उसको मेजॉरिटी में भी नहीं देखना चाहते, आप उसको माइनॉरिटी में कंसेशन लेते हुए भी नहीं देखना चाहते हैं। तो ये एक, इट्स नॉट दैट आई एम स्पीकिंग एज ए स्कॉलर, मैं एक स्कॉलर की तरफ से बात नहीं करता हूं, लेकिन एक एनालिसिस है। या तो आप मेजॉरिटी में उसको जाने नहीं सर, आप एक चीज क्लियर नहीं कर पा रहे, आप कॉन्ट्रडिक्शन खुद पैदा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर माइनॉरिटी में है तो उसको फायदा मिलेगा, मेजॉरिटी में है तो दिक्कत हो रही है। दिक्कत यहाँ पर हो रही है कि वो मेजॉरिटी में आ चुका है, बावजूद उसके वो माइनॉरिटी में बना हुआ है। दिक्कत यहाँ पर है कि मेजॉरिटी जिस तरीके से बढ़ रही है, वहां पर अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून की, देश के लिए जनसंख्या विस्फोट एक बड़ी चुनौती है, और इस जनसंख्या विस्फोट के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात आती है तो सबसे पहले वही मुसलमान खड़ा हो जाता है उसका विरोध करने के लिए। सवाल यहां पर खड़ा होता है। जल्दी से सूर्यप्रकाश मैथिल जी और चंद्रमोहन जी के पास आएंगे। अभी ये जो भी इस्लामिक स्कॉलर साहब हैं, अहमद अय्याज जो भी हैं, इनकी भाषा से मुझे लगता है कि कश्मीर से शायद जुड़े हुए हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अलीब गलीब सलीब करके जो 1990 के अंदर आपने मस्जिदों से चिल्ला कर हिंदुओं को कहा था कि अपनी जायदाद, अपनी औरतें छोड़ के निकल जाओ वरना मार दिए जाओगे, उसके बाद उनके बागों पे, उनके मकानों पे, उनके कारोबारों पे कब्जा करने के बाद आप वहां बहुसंख्यक हो गए, लेकिन आज भी माइनॉरिटी का फायदा ले रहे हैं। और पूछना चाहता हूं यूएन का चार्टर क्या कहता है? यूनाइटेड नेशन के चार्टर में साफ लिखा है कि अल्पसंख्यक का मतलब जो है वो उस देश की आबादी का मात्र 1% या 1.5% होना चाहिए। लेकिन आज भारत के अंदर कितना मुसलमान अल्पसंख्यक किस परसेंटेज पे है? दूसरी चीज लावनी जी, एक सेकंड और, इन्होंने कहा कि संविधान में अधिकार दे रखा है। मैं पूछना चाहता हूं, संविधान में तो समान नागरिक संहिता भी है, क्यों आपके पेट में दर्द होता है? क्यों नहीं एक देश एक कानून के लिए आप स्वीकार करते हैं? उसके अलावा जनसंख्या जिहाद क्यों करते हैं? 4 शादी 40 बच्चे आप पैदा करेंगे। आप जब आपको कोई कानून में क्रिमिनल लॉ चाहिए तो आपको आईपीसी चाहिए, सीआरपीसी चाहिए, और उसके अलावा जब आपका सिविल होगा तो आप वहां जाकर अपने इस्लामिक कानून की बात करेंगे, फरियाद करेंगे। ठीक है सर, उनको जवाब देंगे 20 सेकंड जल्दी से। हमको हकीकत पर बात करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम है, यहाँ भी हिंदू मुस्लिम का डिस्कशन हो रहा है जो इसमें नहीं होना चाहिए था। बात यह है कि आपने कश्मीर के पर्टिकुलर वाक़े की बात की, आपको कश्मीर की हिस्ट्री मालूम है। अरे मैं बात तो करने दो, अरे मैंने आपको बहुत मैंने आपकी तलक कलामी को सुना। देखिए मैंने
मैंने आपकी तलक कलामी को सुना, लेकिन आप मुझे मेहरबानी करके अदब से सुनिए। आपने एक वाक़े को ले लिया जो कश्मीर के लोगों के हाथ में भी नहीं था, लेकिन आप 47 में बात करिए, जब 47 में लड़ाई के दौरान सारा हिंदुस्तान में प्रॉब्लम हो गया तो कश्मीरी पंडित को प्रॉब्लम याद नहीं हुआ। आपको वो भी याद रखना चाहिए। अब ये बंदूक का मसला बीच में आया, वो हिंदुस्तान कश्मीर के मुसलमान के हाथ में भी नहीं था। कश्मीर का मुसलमान भी कश्मीर की जब बात आएगी अयाज साहब, तो कश्मीरी पंडितों का जिक्र जरूर होगा, उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। चंद्रमोहन जी जल्दी से, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। चंद्रमोहन जी, ठीक है चंद्रमोहन जी। मेरे एक मित्र ने अभी पहले कुछ बातें बोली थी, धर्म राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद क्या है। मैं उनसे पूछा तो धर्म सिखाता क्या है और राष्ट्र किस लिए होता है और राष्ट्र धर्म क्या सिखाता है। वो देश के अंदर इस तरह की भाषा नहीं सिखाता कि आप एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हो और उनका लिखा हो राष्ट्रीय पार्टी का नाम, और आप अपने साथ साथ देश के प्रधानमंत्री के लिए जो शब्द वो इस्तेमाल करते हैं उसी की भाषा के अंदर बोल के पूरे देश को बदनाम करें। प्रधानमंत्री ये कहे कि इस देश के संचालकों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यक उसमें भी मुसलमानों का है, तो उनको शर्म नहीं आनी चाहिए। कश्मीरी पंडितों के हत्यारे को अपने घर में बैठाकर दस्तरखान बिछाकर उसको बिरयानी खिलाएंगे, उनको शर्म नहीं आनी चाहिए। आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते हैं, मुंबई अटैक के आतंकवादियों को बैठाकर बिरयानी खिलाते हैं, उनको शर्म नहीं आनी चाहिए। यहाँ बैठ के आप ज्ञान दे रहे हो। ठीक है चंद्रमोहन जी, की बात से इतनी घबरा गए कि मैं मुद्दे की बात कर रहा था, बीच में बोल पड़े। मैंने आपकी बात सुनी थी तसल्ली से। ठीक है सर, जल्दी से सर, जल्दी से मछली मां मटन इसके टाइम पे बढ़ा। देश के अंदर आज मुसलमान की आबादी किसके टाइम पे बढ़ी? आपके टाइम के ऊपर। अरे सर 50 सालों का जिक्र हो रहा है, 50 सालों का जिक्र हो रहा है, 50 सालों का जिक्र हो रहा है चंद्रमोहन जी। ये 1950 से लेकर 2015 तक के बीच की रिपोर्ट है। 50 सालों का जिक्र हो रहा है और इन सालों में कांग्रेस पार्टी ही इस देश पर राज करती रही। 70 सालों तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया है, तो रिपोर्ट पर सबसे पहला सवाल आपसे ही पूछा जाएगा। आपने 2014 के अंदर देश की जनता ने बहरूपियों की इस बात पे यकीन करके सत्ता दी थी, और 10 साल गुजर जाने के बाद का आंकड़ा क्यों नहीं बताते कि 14 से 24 तक 50 साल का आंकड़ा बताइए ना। अरे मुझे ये बताइए 2015 तक का जो अमितोष जी रिलीज हुआ है, अमितोष जी कांग्रेस की सीमाएं पता है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, सीमाएं पता है, कांग्रेस की सीमाएं पता है, लेकिन बड़ी संजीदगी के साथ। मैंने पहले भी कहा कि आप पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप दोनों, लेकिन ये मुद्दा केवल चुनावी नहीं होना चाहिए, सामाजिक मुद्दा है, इस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। अमितोष जी लास्ट कमेंट प्लीज जल्दी से। लावनी जी, जब जब देश के राष्ट्रीय हित की बात आती है तब तब जो माइनॉरिटी कहने वाले मेजॉरिटी हो गए वो उसको अपोज करते हैं। ये पॉपुलेशन कंट्रोल बिल नहीं लाना चाहते, ये यूसीसी का अपोज करते हैं, ये सीए का अपोज करते हैं। तो ये हर तरीके से निजी मामला नहीं है, ये पूरे देश में जहां जहां मुसलमान की आबादी बढ़ी, चाहे यूरोप ले लीजिए, जब जब हिंदू घटा है तब तब देश बटा है, और जहां जहां हिंदू घटा है वहां वहां देश कटा है। ये बात हर किसी को देखनी समझनी चाहिए। अहमद साहब, आप भी जरा इतिहास के पन्ने उठाकर देख लीजिए, ये सच्चाई है कि जब हिंदू घट रहा है वहां पर परिस्थिति क्या हो रही है। इसलिए ये मुद्दा राजनीतिक नहीं सामाजिक है, आकलन करिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी हमारे साथ जुड़े, आज की चर्चा में अपनी बातें रखी। अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। एक रिपोर्ट से चुनावी विस्फोट हो चुका है, इसका कितना बड़ा असर और कितना बड़ा परिणाम आ सकता है ये देखना बहुत दिलचस्प है। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। कब हिंदुओं को सरेआम सर काटने की धमकी दी जाती है, हिंदू आस्थाओं का अपमान करते हैं, सरतन से जुदा का गैंग सक्रिय हो जाता है। लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग करते हैं।